पटेल एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं हमारे द्वारा आयोजित की गई निशुल्क टेस्ट सीरीज के, जो कि 23 मई 2022 को आयोजित किया गया था, के दूसरे भाग के व्याख्यात्मक आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर और किस वर्ष की गई थी। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन सीधे सीधे जब भी हो सकते हैं जब आपको एग्जैक्ट सब कुछ याद हो। तो देखिए मध्य माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जो है भोपाल में स्थित है और यह स्थापित किया गया था 1991 में। तो ध्यान रखिएगा इसमें सीधा सीधा ही आपकी प्रश्न उठता है। अब जैसे इंदौर में आप देखें तो इंदौर में 91 में कोई यूनिवर्सिटी स्थापित नहीं की गई थी। यहाँ पर देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी स्थित है। जबलपुर में रानी दुर्गावती, बट वो 92 में नहीं, 1956 में स्थापित की गई थी। इंदौर की यूनिवर्सिटी 1964 देवी अहिल्या। और इसके अलावा भोपाल में तो कई सारी यूनिवर्सिटीज है। ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज भोपाल में ही स्थित है। तो चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए आते हैं निम्न में से कौन सा उज्जैन से जुड़ा हुआ है। तो कौन सा स्थान जुड़ा। तो पहला आता है संदीपनी आश्रम। तो ये बिल्कुल उज्जैन में स्थित है, आप जानते होंगे भगवान श्री कृष्ण का गुरुकुल। क्षिप्रा नदी उज्जैन में स्थित है। हर 12 वर्षों में यहाँ पर सिंहस्थ का मेला आयोजित किया जाता है। जंतर मंतर बिल्कुल सही है, 1733 में राजा जयसिंह द्वारा निर्मित। तो ध्यान रखिएगा इसे। महाकाल मंदिर आप बिल्कुल जानते होंगे। ज्योतिर्लिंग, तो महाकाल मंदिर ज्योतिर्लिंग ही है। तो इस तरह से पांचों स्थान कहां है, उज्जैन जिले से जुड़े हुए। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर बन जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। अब ध्यान रखिएगा कर्क रेखा जो है वो महाकाल मंदिर के ठीक बीच में से होकर निकलती है और कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई कहां पर है, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में। तो ये दो फैक्टर याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा महेश्वर से जुड़ा नहीं है। थोड़ा भी इस प्रश्न पर जरूर पढ़ते समय एग्जाम में ध्यान दिया करेगा। किसे पिछले प्रश्न में पूछा था कि कौन सा स्थान उज्जैन जिले से जुड़ा हुआ है और यहां पूछा है महेश्वर से जुड़ा हुआ नहीं है। तो एग्जाम में भी आप थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूर याद करें कि जुड़ा हुआ है या नहीं है। जल्दबाजी में गलती हो जाती है। तो अब देखते हैं महेश्वर से स्थान। तो पहला आता है रानी दुर्गावती। तो देखिए रानी दुर्गावती जो है मध्य प्रदेश से महेश्वर से नहीं जुड़ी है। इनका जो संबंध आता है मंडला से आता है, गढ़गटंगा मंडला। तो ये जो है हमारा पहली बार में हमें आंसर मिल गया रानी दुर्गावती। साड़ी की बात करें तो बिल्कुल सत्य है, महेश्वरी साड़ी होती है जो मध्य प्रदेश के 9 जीआई टैग में से एक है। खरगोन तो बिल्कुल सत्य है, खरगोन जिले में ही महेश्वर आता है। महिष्मती बिल्कुल सत्य है, महेश्वर का प्राचीन नाम महिष्मती ही था। अब आ रहा है क्षिप्रा नदी। तो ये सत्य है कि महेश्वर के लगभग नजदीक से निकलती है, पर पूरी तरह से तो ये आंसर राइट नहीं होता है। तो वैसे यहां पर हम आंसर लगाएंगे जुड़ा नहीं है में 1 और 5। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला 1 और 5 जो है क्षिप्रा नदी और रानी दुर्गावती महेश्वर से जुड़े नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं खजुराहो में निर्मित मंदिर निम्न में से किस धर्म से संबंधित है। तो कौन कौन से धर्म है जिनसे संबंधित मंदिर खजुराहो में निर्मित है। तो पहला आता है बौद्ध धर्म। तो देखिए बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी स्मारक या मंदिर खजुराहो में नहीं है। जैन धर्म बिल्कुल सत्य है, जैन धर्म से पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर स्थित है। शैव धर्म बिल्कुल सत्य है, कंदरिया महादेव मंदिर शैव धर्म से संबंधित है। वैष्णव मंदिर तो बिल्कुल सत्य है। चित्रगुप्त मंदिर। तो इस तरह से आंसर होगा 2, 3 और 4। तो 2, 3, 4 जो है ये से संबंधित। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या बनेगा, बी। ध्यान रखिएगा बौद्ध धर्म से रिलेटेड खजुराहो में कोई भी संरचना नहीं है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिए निम्न में से कौन सा कथन पचमढ़ी के बारे में सही नहीं।
तो देखिए आपसे पूछा गया है सही नहीं है, नहीं भी, इसको नहीं को आप काट दें, आप बोले पचमढ़ी के बारे में सत्य सही है। तो देखिए पहला आता यह हिल स्टेशन है, तो बिल्कुल सत्य है, पचमढ़ी हिल स्टेशन है। और ध्यान रखना मध्य प्रदेश का यह पहला हिल स्टेशन है, और वर्तमान में मध्य प्रदेश का दूसरा हिल स्टेशन क्या है, अमरकंटक। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, तो बिल्कुल सही है, 199 सेंटीमीटर के लगभग यहाँ वर्षा होती है। सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है, बिल्कुल सत्य है। धूपगढ़ सबसे अधिक ऊंचा शिखर है, तो ध्यान रखिएगा ये भी सत्य है, और धूपगढ़ की ऊंचाई है 1350 मीटर। तो इस प्रकार सभी कथन जो है सत्य है, तो आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब आते हैं मध्य प्रदेश के साक्षरता के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न काफी कठिन पड़ जाते हैं यदि आपको डेटा याद नहीं हो। तो देखिए आप ध्यान रखिएगा, साक्षरता से रिलेटेड जितना भी डेटा होता है वही एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप अच्छे से उसको कंठस्थ करें। इस क्वेश्चन को आप देखकर समझ ही जाएंगे कि साक्षरता से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए यहां पर पूछा है, सत्य कथन पूछा गया है हमसे। पहले बोल रहा है मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता 69.3 है, तो ये सत्य है 69.3। पिछले दशक में कुल साक्षरता में 8% की वृद्धि हुई है, तो ध्यान रखिएगा ये रॉन्ग है, 8.8% की वृद्धि नहीं हुई है। ये अप्रोक्सीमेट आपका आ जाता है 6.9 के लगभग, 6% के अप्रोक्सीमेट। दूसरा महिला साक्षरता 59.2 है, तो बिल्कुल सत्य है, महिला साक्षरता 59.2 है। महिला साक्षरता में आज 9% की वृद्धि हुई है, तो 9% की नहीं, वो 8.9 है, तो इस तरह से एग्जैक्टली में रॉन्ग हो जाएगा। तो काफी टिपिकल सा ये क्वेश्चन हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा 1 और 3 ही इसका राइट आंसर है। ये ध्यान रखिएगा आंसर होगा डी। पर इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से एग्जाम में टिक करें, बेहद उलझाते हुए उन्होंने डेटा लिखा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मध्यकालीन साहित्यकार केशव दास के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो देखिए रामचंद्रिका बिल्कुल सत्य है, ये पूरी रामायण आचार्य केशव दास जी ने एक रात में लिख दी थी, इसलिए क्या बोला जाता है, रामचंद्रिका। ये एक नाइट में लिखी गई पूरी रामायण। नक्सिक वर्णन बिल्कुल सत्य है। कवि प्रिया, इसके अलावा रसिक प्रिया, छंदमाला, ये सभी विज्ञान गीता, सभी जो है आचार्य केशवदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसका राइट आंसर आता आपका राम रसायन। राम रसायन के रचनाकार है पद्माकर, जिनका मूल नाम था प्यारेलाल, सागर जिले के निवासी, और इन्हीं के सम्मान में हर वर्ष सागर में पद्माकर समारोह का आयोजन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये तीनों ही बुक्स, इसके अलावा रसिक प्रिया, छंदमाला, ये सभी किसने लिखी थी, आचार्य केशवदास ने। और राम रसायन के रचनाकार है पद्माकर। चलिए आगे चलते हैं अब आते हैं निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को अम्बेक के नाम से जाना जाता है। तो देखिए वैसे अम्बेक कहा जाता है भवभूति को। देखिए क्या था, भवभूति जी एक साहित्यकार भी थे और एक दर्शन शास्त्र के विद्वान भी थे। तो जब वो साहित्य लिखते थे तब उनका नाम होता था भवभूति। वो साहित्य को रचना जो है भवभूति नाम से करते थे, और दर्शन शास्त्र पर, फिलॉसफी पर जब वो बुक्स लिखते थे तो अपना नाम यूज क्या करते थे, अम्बेक। तो ये ध्यान रखिएगा, भवभूति को ही अम्बेक कहा जाता है उनकी दर्शन शास्त्र की बुक्स में। तो ये ध्यान रखिएगा, इनका मूल नाम था श्रीकंठ। ये ध्यान रखिएगा इनका मूल नाम भी, और भी बहुत सारी डिटेल्स है सभी साहित्यकारों के बारे में। इसके लिए आप हमारे मध्य प्रदेश के साहित्यकारों के वीडियो भी देखना। चलिए आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हमारे। अब आता है निम्न में से किसे हृदयहीन कवि कहा जाता है। हृदयहीन, तो देखिए हृदयहीन कवि या कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत, तो वह है आचार्य केशवदास। ये ध्यान रखिएगा कि हृदयहीन कवि या कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, आचार्य केशवदास को। बुक्स की बात तो हम कर चुके हैं, ये ओरछा के निवासी थे, ध्यान रखिएगा। राजा इंद्रजीत सिंह के दरबार में थे, राजा इंद्रजीत सिंह।
अब पद्माकर जी का मैं आपको बता चुका हूं, ये सागर से संबंधित थे। बाण भट्ट के बारे में भी बहुत सारी डिटेल्स है। मुल्ला रामू जी के बारे में ध्यान करें, गुलाबी उर्दू के जनक, गुलाबी उर्दू के जनक कौन कहलाते हैं? मुल्ला रामू जी। और मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी का नाम भी क्या है? मुल्ला रामू जी के नाम पर रखा गया है। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अब आता रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो वैसे तो आप इस प्रश्न को जानते होंगे, काफी इजी है, पर लगभग एग्जाम में बार बार रिपीट होता ही रहता है। तो वो आती है फूलबाग ग्वालियर। तो आप ध्यान रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि फूलबाग ग्वालियर में है, और इनकी सहायिका झलकारी बाई की भी समाधि ग्वालियर में है। अब देखिए, झांसी से हमें वैसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सीमा में नहीं आता है। फिर भी आपको बता देता हूं, रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाराव राव की जो समाधि है वो कहां पर आती है? गंगाराव की झांसी में। शिवपुरी में तात्या टोपी की समाधि आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। मुरैना में आता है गोना बेगम का मकबरा। गोना बेगम, ये जो है अपने समय में एक महिला फीमेल बॉडीगार्ड थी, महाजी सिंधिया की। तो ध्यान रखिएगा, गोना बेगम का मकबरा आता है मुरैना में। चलिए आगे चलते हैं। अब हम, गोहद का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वैसे ध्यान रखिएगा, गोहद का किला कई बार एग्जाम में आया, ये आता है भिंड में। गोहद का किला कहां है? भिंड में। मुरैना में ध्यान रखिएगा आता है सबलगढ़ का किला। सबलगढ़ का किला है मुरैना में। अब ग्वालियर, ग्वालियर में तो कहा जाता है ग्वालियर का किला है, और उस किले में कई सारे महल हैं। शिवपुरी में आता है आपका नरवर का किला। ये ध्यान रखिएगा, शिवपुरी में नरवर का किला स्थित है, राजा नल द्वारा निर्मित। अब इनकी डिटेल्स के लिए आप हमारे किले महल का वीडियो देखना, आपको काफी जानकारी मिलेगी, जितनी मैक्सिमम यहाँ शॉर्ट टाइम में संभव है मैं आपको बताते चल रहा हूं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और पांडव की गुफाओं का संबंध किस स्थान से? तो देखिए, सीधा सीधा आपको याद ही रखना होगा, पांडव की गुफाएं जो आती है पचमढ़ी में, नर्मदापुरम जिला। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर पांडवों द्वारा अपने वनवास का कुछ समय व्यतीत किया गया था, और इन गुफाओं की संख्या भी 5 है, तो इसलिए इन्हें बोला जाता है पांडव की गुफाएं। अब देखिए, छिंदवाड़ा में आती है राधा देवी की गुफाएं। राधा देवी की गुफाएं कहां स्थित है? छिंदवाड़ा में। रीवा में ऐसी कोई स्पेसिफिक गुफाएं नहीं। गोविंदगढ़, तो गोविंदगढ़ में भी ऐसी कोई गुफा नहीं है, पर हाँ गोविंदगढ़ का किला बहुत फेमस है, जो खुद कहां पर आता है? गोविंदगढ़ रीवा में। इसमें आपको फैक्ट बताता हूं, गोविंदगढ़ का जो किला है उसके दरवाजे का नाम है कपिल दरवाजा। तो यहां पर बस यही एक, कभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपका बन जाए तो ठीक है, गोविंदगढ़ के किले में क्या है? कपिल दरवाजा। इसके अलावा नहीं, या गुफाएं दोनों में नहीं आती। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है मंदसौर के किले को किस और के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, सबसे पहला आता है दशपुर का किला। यही जो है मंदसौर के किले का नाम है। दशपुर आता है राजा दशरथ के नाम पे। मंदसौर का प्राचीन नाम भी क्या था? दशपुर। और इसकी स्थापना करी थी भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ ने, तो इसीलिए मंदसौर को क्या बोला जाता है? दशपुर। तो ध्यान रखिएगा, ये बेहद प्राचीन किला है। इसका वर्णन जो है हमारे पुराने पुराणों, महाभारत जैसे बड़े बड़े ग्रंथों में मिलता है, अत्यंत प्राचीन। यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण, तापेश्वर महादेव मंदिर। तापेश्वर महादेव मंदिर, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कहाँ स्थित है, तो मंदसौर में या मंदसौर के किले में। ये भी बेहद प्राचीन मंदिर है, हजारों साल पुराना। पन्ना का किला, तो पन्ना का किला नहीं है, अजयगढ़ का किला जरूर आता है पन्ना जिले में। रामनगर किला नाम की कोई जगह मध्य प्रदेश में नहीं है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जहांगीर पैलेस कहां पर स्थित और किस राजा के द्वारा बनवाया गया था? तो आप जानते होंगे जहांगीर महल ओरछा में स्थित है। तो हम देख लेते हैं, ओरछा और राजा वीर सिंह देव द्वारा यह 16वीं सदी में बनवाया गया था। ध्यान रखिएगा, राजा वीर सिंह द्वारा बनाया गया था जहांगीर पैलेस को।
अब दिया है पन्ना राजा रुद्रदामन, तो ऐसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ग्वालियर राजा सूरज सिंह, तो बिल्कुल सही है। ग्वालियर का किला 525 में राजा सूरज सेन या सूरज सिंह द्वारा बनवाया गया था। विदिशा ब्रह्मगुप्त, ये कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, तो आंसर है हमारा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। चंदेरी का किला किस जिले में व किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप जैसे बहुत अच्छे से जानते होंगे, चंदेरी अशोकनगर जिले में आता है। राजा कीर्तिपाल द्वारा 11वीं सदी में बनवाया गया था। तो हम देख लेते हैं, ये गुना जिला दिया है, गुना जिले में नहीं है, ये दोनों ऑप्शन कट गए। चंदेरी आ गया है वर्तमान में अशोकनगर जिला और बेतवा नदी। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाना, सिंध नदी नहीं, सिंध नदी विदिशा में आती, ये ध्यान रखिएगा। तो अशोकनगर में बेतवा नदी। चलिए अब चंदेरी का किला कीर्तिपाल द्वारा 11वीं सदी में बनवाया गया था, मैं आपको बोल ही चुका हूं। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं खूनी दरवाजे का संबंध किस किले से है? खूनी दरवाजा, तो देखिए खूनी दरवाजा जो है वो चंदेरी के किले का एंट्री गेट है, ये ध्यान रखिएगा। ये चंदेरी के किले में स्थित है। वैसे चंदेरी शहर के चारों तरफ 7 अलग अलग परकोटे या दरवाजे स्थित है। ध्यान रखिएगा, मांडव में भी लगभग 11 दरवाजे हैं, 11 या 12। तो खूनी दरवाजा जो है चंदेरी के किले से संबंधित है। यहाँ पर जब बाबर ने आक्रमण किया था, चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में मेदिनी राय पर, तब जो है यहाँ पर पूरा जो है खून भर गया था। तब से इस दरवाजे का नाम क्या पड़ गया? खूनी दरवाजा। वहां पे खूनी तलैया भी स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, बाबर से संबंधित है, बाबर और मेदिनी राय की लड़ाई से। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है निम्न चोटियों की ऊंचाई को घटते क्रम में जमाइए। अब देखिए थोड़ा आप एग्जाम में ये भी ध्यान रखना, घटता क्रम क्या, बढ़ता क्रम क्या। या घटता क्रम डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात हो रही है, मतलब सबसे ऊंची चोटी सबसे पहले आएगी। तो अपन चलते हैं। अब देखिए इस तरह के प्रश्न को करने का एकमात्र तरीका बचता है कि मध्य प्रदेश की सभी चोटियों की ऊंचाई आपको ठीक से याद, तो आप भी पढ़ते पढ़ते उन्हें याद करने की कोशिश करना। देखिए धूपगढ़ आता है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी 1350 मीटर में आपको बता चुका हूं। अमरकंटक की चोटी ये लगभग 1236 मीटर है अप्रोक्सीमेट। सिगार चोटी 881 मीटर है। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी धसारी चोटी 810 मीटर, ये भी मालवा के पठार में स्थित है। तो यदि आपको ऊंचाई याद है तो हम इनको जमा सकते हैं। तो आप देख ही रहे हैं 1 2 3 4 सीक्वेंस सीधे ही बनेगा, यही ऑर्डर रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। इस प्रकार आंसर बनेगा हमारा सी वाला। तो ध्यान रखिएगा, धूपगढ़ की चोटी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, सिगार मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है सुमेलित कीजिए गुफाएं और जिला। काफी आसान प्रश्न है। अब देखिए उदयगिरी की गुफाएं आप जानते होंगे बेहद प्रसिद्ध है और ये विदिशा जिले में स्थित है। तो इस तरह से इसके सामने हम लिख देते हैं 2। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में स्थित है। राजा भोज के पोते उदयादित्य के द्वारा निर्मित। टोटल 20 गुफाएं हैं। मृगेंद्रनाथ की गुफाएं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पाटनी गांव रायसेन 2009 में ही इनकी खोज हुई है, इससे पहले तक ये ज्ञात नहीं थी। तो देख लेते हैं पाटनी गांव रायसेन, यह आ जाएगा 4। मारा की गुफाएं, तो मारा या कहे माड़ा एक ही चीज है, लोकल लैंग्वेज में माड़ा भी बोला जाता है। ये गुफाएं बहुत अच्छे से जानते होंगे। ऐसा भी बोला जाता है कि भगवान राम और सीता माता का विवाह यहाँ पर हुआ था, शंकर माड़ा, विवाह माड़ा ये भी बोला जाता है। ये आती है सिंगरौली 1। एंड देन आदमगढ़ की गुफाएं तो आती है नर्मदापुरम या कहे हम होशंगाबाद। तो आंसर हो जाएगा 2413। तो 2413 के अनुसार होगा ऑप्शन नंबर सी। तो मध्य प्रदेश की गुफाओं का भी आप हमारा डिटेल वीडियो देखना, आपको बेहद मजा आएगा, फुल जानकारी उनमें दी गई है। चलिए अब अपन अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आता है सुमेलित कीजिए समाधि मकबरे और स्थान। तो झलकारी बाई, जैसा मैं आपको भी बता ही चुका हूं, झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी। इनकी समाधि भी ग्वालियर में है, तो ये बिल्कुल राइट है 1। रानी अवंतीबाई
तो मंडला, रानी मुमताज महल बुरहानपुर, तात्या टोपे की समाधि शिवपुरी 4, तो ये ऑलरेडी जमा ही है, 1 2 3 4 का ही सीक्वेंस बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आता है नर्मदा सोन घाटी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो नर्मदा सोन घाटी के बारे में हमें सत्य कथन बताना है। दिया मध्य प्रदेश का तीसरा बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है, तो आप एग्जाम में भी ध्यान रखें, तीसरा नहीं, नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है, सेकंड लार्जेस्ट है। सबसे बड़ा मालवा का पठार है, उसके बाद दूसरा आता है नर्मदा सोन घाटी। तो एग्जाम में भी आप ध्यान रखें, बिल्कुल केयरफुली पढ़ें, तो जल्दबाजी में आप इस तरह के मिस्टेक कर देंगे। तो ये कथन तो सत्य नहीं है। अब इसके उत्तर में मालवा का पठार और दक्षिण में सतपुड़ा की घाटी का विस्तार है, तो बिल्कुल सत्य है। नर्मदा सोन घाटी के ऊपर या उत्तर में मालवा का पठार आता है और नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। यह मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थान है, बिल्कुल सत्य है। यह मध्य प्रदेश और भारत दोनों की सबसे बड़ी भ्रंश नदी भ्रंश घाटी है और मध्य प्रदेश का निचला स्थान है और भारत की सबसे बड़ी नदी भ्रंश घाटी। अब जैसा है यह भ्रंश घाटी का क्षेत्र है, तो बिल्कुल सत्य भ्रंश घाटी है, तो आंसर बनेगा इसका 2 3 4। तो आंसर हो गया है 2 3 एंड 4। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। सुमेलित कीजिए साहित्यकार और उनका जन्म स्थान। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, इनका जन्म हुआ था नर्मदापुरम में, तो हम देखते हैं बिल्कुल सत्य है, नर्मदापुरम में है। इसके अलावा देखिए भवानी प्रसाद मिश्र और हरिशंकर परसाई, इन दोनों का जन्म भी कहां हुआ था, नर्मदापुरम में। ये आते रहते हैं, आप ध्यान रखिएगा, एक ही ऐसा जिला मध्य प्रदेश का जो 3 राष्ट्रीय स्तर के जो है साहित्यकारों का जन्म हुआ था। तो भवानी प्रसाद मिश्र और हरिशंकर परसाई। शरद जोशी उज्जैन से जिले से संबंधित है, तो यहां हम लिख लेते हैं 1 3। गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले से संबंधित है, तो यहां आ जाएगा 4। इनकी पुस्तक है चांद का मुंह टेढ़ा, ब्रह्म राक्षस, ध्यान रखिएगा दोनों पुस्तकें बेहद महत्वपूर्ण है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन, ये शाजापुर से संबंधित है, 2। भयाना शाजापुर, और ध्यान रखिएगा भयाना में प्रतिवर्ष जो है बाल कृष्ण नवीन शर्मा समारोह भी मनाया जाता है। तो वैसे इस प्रश्न का हमारा उत्तर बनेगा 1 3 4 2। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा ए वाला। तो सभी के जन्म स्थान आप साहित्यकारों के जरूर याद रखना, एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। चांद का मुंह टेढ़ा है, तो जैसा हमने बात करी है गजानन माधव मुक्तिबोध, जैसा मैं आपको बोला काफी महत्वपूर्ण है। और ब्रह्म राक्षस, इस पुस्तक का भी ध्यान रखिएगा, इनके गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप भी दी जाती है हिंदी साहित्य में, यह भी ध्यान रखिएगा, श्योपुर जिले से संबंधित। अब देखिए एक और राइटर है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान किसी भी एग्जाम में हमेशा एमपी होती है। इनकी जितनी बुक्स है सबके नाम याद रखना, जैसे मिला तेज से तेज, कैसा हो वीरों का वसंत और एटसेट्रा, जितनी भी बुक्स है। हरिशंकर परसाई, तो जैसे इनकी भी काफी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, रानी नागफनी की कहानी, जिसके लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था इन्हें। शरद जोशी, काफी सारे साहित्यकार, फिल्मों में स्क्रिप्ट राइटिंग करना, लापता गंज के राइटर। और इसके अलावा हम भ्रष्टन के भ्रष्ट, ये बुक जरूर याद रखिएगा, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट। और भी ढेर सारी पुस्तकें हैं, वैसे तो सभी महत्वपूर्ण, इनकी ज्यादा से ज्यादा बुक्स आप याद करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित कीजिए समारोह और स्थान। तो मध्य प्रदेश के सभी समारोह हैं, तो देखिए पहला था कालिदास समारोह, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि कहां आयोजित होता है, उज्जैन। और ध्यान रखिएगा 1958 में शुरू हुआ था मध्य प्रदेश का सबसे पहला समारोह, इसलिए भी इसका महत्व। इससे पहले तक मध्य प्रदेश में कोई भी समारोह का गवर्नमेंट द्वारा आयोजन नहीं किया जाता था, तो मध्य प्रदेश का सबसे पहला समारोह। बाकी सभी समारोह उसके बाद आयोजित हुए। पद्माकर समारोह,
तो जैसे आप जानते हैं साहित्यकार पद्माकर जी सागर जिले से संबंधित थे। इनके सम्मान में सागर जिले में जो है पद्माकर समारोह का आयोजन होता है। राजशेखर समारोह ये भी जो है कलचुरी शासकों के एक साहित्यकार थे। इनके सम्मान में जो है भोपाल में पद्माकर समारोह का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। फिर बाल कृष्ण शर्मा नवीन समारोह, तो जैसा मैं आपको पिछले प्रश्न में बताया, ये होता है भयाना शाजापुर में। तो इस प्रकार हमारा उत्तर बनेगा 2143। तो आंसर हो रहा है सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आता प्रसिद्ध कवि जगनिक का संबंध किस क्षेत्र से? तो जगनिक का उपनाम ही है बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई। तो आप समझ ही गए किस क्षेत्र से संबंधित है, बुंदेलखंड। और उन्होंने आल्हा खंड की रचना की थी, जो दुनिया की सबसे लंबी कविता है। आप जानते भी होंगे। अब देखिए बघेलखंड, निमाड़ या मालवा के कोई ऐसे राष्ट्रीय स्तर के कवि साहित्यकार अभी नहीं, या हम कहें प्राचीन साहित्यकार नहीं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आता है कोरकू बोली मध्य प्रदेश के किस जिले में बोली जाती है? देखिए वैसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला गया है कि जिले में बोली जाती है। सीधा प्रश्न है, जहां पर कोरकू जनजाति निवास करेगी उस क्षेत्र में कोरकू बोली बोली जाएगी। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। और जिला वाइज बोले तो सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है आपका बैतूल। तो पहले तो हम बैतूल ही देख लेते हैं। बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, ये तीनों मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित जिले हैं। तो बिल्कुल सत्य आंसर इस प्रकार क्या हो जाएगा, ए। अब देखिए रीवा, सीधी, सतना, यहाँ पर एक नहीं भारी अलग अलग जनजातियां हैं। हम मोटे तौर पे बोल सकते हैं कि गोड़ जनजाति क्षेत्र में निवास करती है मोटे तौर पे। तो यह गोड़ी भाषा होगी। भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी। तो देखिए मध्य प्रदेश का ये उत्तरी क्षेत्र कई भाषाओं से समृद्ध है। शायद सबसे ज्यादा भाषाएं और बोलियां इसी क्षेत्र में बोली जाती होगी। ब्रज भाषा, तोरघरी, मालवी एंड सो ऑन, ढेर सारी। तो कोरकू जो बोली से तो नहीं है, पर ये भाषाओं की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र है। धार, झाबुआ, आप समझ ही गए यहाँ पर क्या बोली जाएगी, भीली बोली। या भील जनजाति निवास करती है तो भीली बोली होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। आता सुमेलित कीजिए संस्था और स्थापना वर्ष। तो देखिए सबसे पहला दिया भारत भवन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट तो याद ही रखना। आप जानते होंगे मध्य प्रदेश में ये भारत मध्य प्रदेश की संस्कृति के विकास के लिए एक म्यूजियम का भी काम करता है। अलग अलग इवेंट्स को ऑर्गेनाइज भी करता है। ये कब बना, कहां बना, और आज भी ढेर सारे हमारे साहित्यकार, चित्रकार, अलग अलग फील्ड के जो कलाकार हैं वो भारत भवन में रहते हैं। तो ये बना है आपका 1982 में। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स कोरिया इसके डिजाइनर है। मध्य प्रदेश कला परिषद तो बिल्कुल सत्य है, 1952 में ही बना है। साहित्य परिषद 1954 में ही बना है। उर्दू एकेडमी तो ये हो जाएगा 1976। तो इस तरह से हम इसका आंसर दे सकते हैं 4, 2, 3 एंड 1। तो आंसर होगा ये। तो देखिए इस तरह का प्रश्न कोई ट्रिक नहीं है। आप अच्छे से सभी संस्थाएं और उनके ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट को याद करना, और साथ ही साथ वो किस जिले में स्थित है। ठीक है आगे चलते हैं। अब आता है सुमेलित कीजिए सम्मान और स्थापना। तो तानसेन सम्मान ये 1980-81 में स्टार्ट हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम देखते हैं 1980 दिया है तो बिल्कुल सत्य, फोर्थ वाला ऑप्शन हो गया यहाँ। लता मंगेशकर समारोह 84 से शुरू हुआ है, हम देखते हैं तो 1984 1। प्रदीप सम्मान लगभग 2012, तो 2 इसमें आंसर आ जाएगा 2। एंड किशोर सम्मान 1997। तो इस प्रकार 4, 1, 2, 3 हमारा आंसर होगा। आंसर हो जाएगा सी, 4, 1, 2, 3। तो ध्यान रखिएगा काफी महत्वपूर्ण है ये। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र में दिया जाने वाला महात्मा गांधी सम्मान के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो देखिए वैसे पुरस्कारों में राशि काफी ज्यादा पूछी जाती है। कुछ जानकारी मैं आपको दे दूंगा यहाँ। देखिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा
कि महात्मा गांधी पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह 1995 में प्रारंभ करा गया था और गांधीवादी तरीके से समाज सेवा करना, गरीब वर्ग का उत्थान करने के लिए दिया जाता है। तो आप मोटे तौर पे बोल सकते हैं समाज सेवा। और इसमें 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अब देखिए कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे 15 लाख रुपए की राशि का कोई भी पुरस्कार मध्य प्रदेश में नहीं दिया जाता। 5 लाख रुपए की राशि सिर्फ 3 में ही दी जाती है। एक होता है लता मंगेशकर सम्मान, दूसरा तानसेन सम्मान और कालिदास। तो ध्यान रखिएगा वर्ष 2022 में लता मंगेशकर सम्मान, तानसेन सम्मान और कालिदास सम्मान की राशि 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। तो इसको ध्यान रखिएगा, वर्तमान राशि इनकी 5 लाख है। अब देखिए 2 लाख रुपए की राशि वाले तो ढेर सारे इनाम। यदि आप देखें तो देवी अहिल्याबाई होलकर सम्मान, तुलसी सम्मान, इकबाल सम्मान, काफी सारे पुरस्कार हैं। सिर्फ कुछ पुरस्कार आते हैं जैसे अरुणा शानबाग, उसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, उसमें 1.5 लाख रुपए की राशि। कुमार गंधर्व पुरस्कार, उसमें 1.25 लाख रुपए की राशि। कबीर सम्मान, उसमें 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो कुछ है कि ऐसे है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला आता है पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए इसमें हमें अवार्ड्स की सीधी सीधी फील्ड ही याद करना होती है। यह आता है आपका गणेश शंकर विद्यार्थी राष्ट्रीय सम्मान। सीधा सीधा सा इसमें आता है कि गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अब कुछ अवार्ड्स की भी बात करते हैं। जैसे देखिए मैंने अभी आपको बताया कबीर सम्मान, यह हिंदी कविता में दिया जाता है और इसकी एक विशेषता ध्यान रखना, इसमें 3 लाख रुपए की राशि। बाकी मध्य प्रदेश के ज्यादातर पुरस्कारों में 2 लाख की राशि होती है। शरद जोशी सम्मान हिंदी व्यंग्य के लिए दिया जाता है और 1991-92 से दिया जा रहा है, 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तुलसी सम्मान आदिवासी कला के विकास के लिए किसी पुरुष को दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, आदिवासी कला के विकास के लिए किसी पुरुष को। चलिए आगे चलते हैं अब हम। अगला आता है मध्य प्रदेश निम्न में से कितने लोगों को 2022 में पद्मश्री दिया गया है। तो देखिए 2022 में मध्य प्रदेश के 5 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। अब देखते हैं, बिल्कुल पहला है डॉक्टर एनपी प्रीस, समाज सेवा, बिल्कुल सत्य, ये भोपाल जिले से संबंधित है। अब इनका जो है देहांत हो चुका है। अर्जुन सिंह धुर्वे, कला के लिए, बिल्कुल सत्य है, मंडला जिले से संबंधित है। ये जो है गोड़ नृत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। अवध किशोर जाड़िया, साहित्य एवं शिक्षा, बिल्कुल सत्य है, ये छतरपुर से संबंधित है। दुर्गाबाई व्याम, तो ध्यान रखिएगा ये जो है हमारे मंडला या कहें हम डिंडोरी कह सकते हैं। दुर्गाबाई व्योम डिंडोरी, वर्तमान में ये भारत भवन भोपाल में निवास करती है। तो इन चारों को मिले ही है। इसके अलावा एक और आता है राम सहाय पांडे, तो इनका भी नाम याद रखिएगा, राम सहाय पांडे। और ये है राई डांसर, इन्हें भी जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। तो इस तरह से इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, या 1 2 3 4। चलिए आगे चलते हैं। अगला था मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिर मस्जिद को उनके स्थानों से मिलेंगे। तो कंदरिया महादेव मंदिर आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये खजुराहो में स्थित है। राम राजा का मंदिर ओरछा में स्थित है। और ध्यान रखिएगा राम राजा भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान श्री राम की पूजा ऐसे शिशु या कहे बालक और साथ ही साथ राजा दोनों रूप में होती है। वैसे राजा के रूप में पूजा जाने वाला ये एकमात्र मंदिर है, ऐसा भी बोला जाता है। भोजपुर का मंदिर तो आप जानते होंगे, भोजपुर स्वयं रायसेन जिले में आता है। सास बहु मंदिर ग्वालियर में है, बिल्कुल सत्य। तो आंसर होगा हमारा 2 1 3 4। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा हमारा डी 2 1 3 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में पहला ताम्रकालीन नगर कौन सा प्राप्त हुआ था? सबसे पहला ताम्रकालीन नगर, तो देखिए बेहद आसानी है, उसका नाम आता है कायथा।
ये उज्जैन जिले में स्थित है। ये खास तौर से ध्यान रखेगा। वराह मिहिर की जन्मस्थली गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य II के बड़े भाई वराह मिहिर, जिन्होंने बाद में गुरु गोरखनाथ के साथ अंडर में संन्यास ले लिया था। तो मध्य प्रदेश का पहला ताम्रकालीन नगर है। इसकी खोज करने वाले हैं वीएस वाकड़कर। ये नाम याद रखिएगा। इन 1954 के लगभग। और ये जो है, वैसे ध्यान रखिएगा, कायथा में कई बार खोज हुई है। लगातार अलग अलग साहित्य का इतिहासकारों ने उसका अन्वेषण किया है। तो वैसे आपको डेट में कुछ अंतर नहीं आएगा, 54 ही रहेगा। वीएस वाकड़कर, और इन्होंने ही भीमबेटका की गुफाओं की भी खोज की थी। किसने? वीएस वाकड़कर। अब कुछ और भी ध्यान रखिएगा, जैसे डांगवाल, ये उज्जैन जिले में स्थित है, इसका भी ध्यान रखिएगा। खेड़ी नामा, नवदा टोली आता आपके खरगोन जिले में। खेड़ी नामा नर्मदापुरम जिले में। ये सभी जो है हमारे प्राचीन कालीन साहित्य की दृष्टि से, ताम्रकालीन या पाषाण युग की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर। जिले भी याद रखिएगा इनके। आगे चलते हैं। सुमेलित कीजिए मंदिर और स्थान। तो पहला आता है 52 गजा। तो आप जानते होंगे 52 गजा आता है मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में। यह लगभग 84 मीटर ऊंची मूर्ति बनी है भगवान आदिनाथ। पशुपतिनाथ मंदिर आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, मंदसौर में शिवना नदी के किनारे। बैजनाथ मंदिर यह आता है आपका वर्तमान में आगरमालवा, या कहे हम शाजापुर। पुराने समय क्या हो गया? शाजापुर। इसकी ध्यान रखना, बैजनाथ मंदिर ये 1881 में इसका जो है निर्माण अंग्रेजों द्वारा करा गया था। ये भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका निर्माण किसने करवाया था? अंग्रेजों ने। कहा जाता है कि कोई अंग्रेज महिला थी, उसका हस्बैंड जो है अफगान युद्ध से सुरक्षित वापिस आ जाए, उन्होंने ऐसी मन्नत मांगी थी, तो इसलिए बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ध्यान रखिएगा, भारत का एकमात्र मंदिर है जिसका निर्माण अंग्रेजों ने कराया था। हिंगलाज माता मंदिर छिंदवाड़ा। वैसे ध्यान रखिएगा, हिंगलाज माता मंदिर मंदसौर में भी स्थित है। वैसे कई सारे हैं, पर यह हमें पशुपतिनाथ मंदिर और हिंगलाज माता मंदिर दोनों दिया है, इसलिए हमने पशुपतिनाथ को लिया है मंदसौर में। हिंगलाज माता मंदिर छिंदवाड़ा में भी है। तो हमारा आंसर बनेगा 2134। इस प्रकार आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है मस्जिद और उनके स्थान। तो देखिए, पहला दिया है दिलावर खां मस्जिद। तो वेरी इजी, मांडव में है, आप बहुत जानते होंगे। हुसैन शाह का मकबरा भी वही है। ताजुल मस्जिद भोपाल में। बैठक व्यवस्था के आधार पर भारत एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद। फिर आता है बीबी की मस्जिद, तो 2 बुरहानपुर। तो आंसर होगा हमारा 312। सिंपल ही क्वेश्चन है, सीधा सीधा आप आराम से याद कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे आते हैं 16 महाजनपदों में से कौन से 2 महाजनपद की राजधानी वर्तमान मध्य प्रदेश में है? तो बहुत ही सिंपल है, चेदी और अवंती। अवंती मतलब उज्जैन और चेदी मतलब महेश्वर या महिष्मती। तो ध्यान रखिएगा, जो 16 महाजनपद बौद्ध धर्म ग्रंथ उत्तर निकाय में दिए, उसमें से 2 चेदी और अवंती कहाँ थे? मध्य प्रदेश में। अब ये वत्स, मल्ल, मत्स्य, अवंती, इनका कोई प्रत्यक्ष संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है। वत्स जरूर ग्वालियर का प्राचीन नाम आता है, वत्स का एक भाग था। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है सुमेलित कीजिए तीर्थ और स्थान। तो मध्य प्रदेश के तीर्थ स्थान में द्रोणगिरी। द्रोणगिरी जो है एक जैन तीर्थ है छतरपुर में, काफी प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है। कुंडलपुर आता है दमोह में। अब इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, कुंडलपुर को 2022 में सरकार द्वारा पवित्र नगर घोषित किया गया है। तो करंट अफेयर्स में भी है, एग्जाम में काम आ सकता है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में इसे मध्य प्रदेश का एक पवित्र नगर घोषित किया है। जैसे आप जानते हैं उज्जैन, अमरकंटक, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मेहर, ये सब मध्य प्रदेश के पवित्र नगर है। उसी में एक और है कुंडलपुर।
पावागिरी आता है ऊन में, ऊन आएगा आपका खरगोन जिले में, ऊन। यहाँ पे 99 मंदिर है जो बल्लाल देव द्वारा बनवाए गए थे, तो ये तो मैच ही है। पुष्पगिरी सोनकच्छ आष्टा में आता है, तो ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार आंसर होगा 2134। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो गया 2134। सभी महत्वपूर्ण है। एक और ध्यान रखिएगा, मंगलगिरी ये आता है आपके सागर में, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मंगलगिरी आता है सागर जिले में। चलिए आगे चलते हैं। चेदी महाजनपद के बारे में सत्य कथन बताइए। तो देखिए, चेदी महाजनपद के अंदर बुंदेलखंड क्षेत्र शामिल है, तो बिल्कुल सत्य है। बुंदेलखंड बघेलखंड का कुछ हिस्सा उसमें भी शामिल था। इसकी राजधानी शुक्तिमती थी, जो केन नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सत्य है। अवंती और चेदी महाजनपद के बीच बेतवा नदी सीमा बनाती थी, बिल्कुल सत्य है। और बोलिए, चेदी महाजनपद 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा था, लेकिन 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा मगध था, चेदी नहीं, मगध। तो इस तरह से इसका आंसर बनेगा 1 2 3। अब देखिए, इसकी डिटेल्स के लिए आप हमारे हिस्ट्री के वीडियो देखना। यहाँ पर मैं आपको बहुत ज्यादा की डिटेल नहीं बता सकता हूँ, काफी सारी बातें इससे कोरिलेटेड होती है। बस ध्यान रखना, जो मोटा पॉइंट था मैंने आपको बता दिया कि मगध सबसे बड़ा जो है महाजनपद था, बाकी कथन सत्य है। तो आंसर होगा 1 2 एंड 3। चलिए, ताम्रपाषाणकालिक स्थल को उसके जिलों से मिलाइए। तो पहले कायथा, तो हम अभी बात कर ही चुके हैं, कायथा था उज्जैन में, ठीक हो गया। आवरा, आवरा आता है मंदसौर जिले में। एरण सागर में। बेसनगर, इसे हम बोले भीलसा या विदिशा। तो 4 सभी के आप याद स्थान याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण हमारे जो है स्थान है। कायथा की हमने पिछले क्वेश्चन में बात की है, तो इसका आंसर होगा 3 2 1 4। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित शहरों को उनके प्राचीन नामों से मिलेंगे। तो मंदसौर, मंदसौर की हमने अभी बात करी है, इसका प्राचीन नाम आता है दशपुर, तो बिल्कुल सत्य है, यहां जाएगा 1। ग्वालियर, प्राचीन नाम आता है वत्स, गोपाद्री पर्वत, गोपांचल, ग्वालियर के तो ढेर सारे नाम है, दिए ही है, देखिए वत्स। छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा का नाम जो प्राचीन नीलकंठी ही आता है। इसके अलावा छिंदवाड़ा के प्राचीन नाम है विदिशा का, जैसे भेदसा या बेसनगर, तो बिल्कुल सत्य है 4। तो इसका तो आंसर 1 2 3 4 ही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अतः निम्न अभिलेखों को उनके स्थान से मिले। तो गुर्जरा अभिलेख, तो आप जानते हो तो बेहद फेमस अभिलेख है हमारे मध्य प्रदेश के दतिया में, सम्राट अशोक से संबंधित। और ये ऐसा अभिलेख है जिसमें सम्राट अशोक का नाम सम्राट अशोक के रूप में ही मिलता है, ध्यान रखिएगा। सांची अभिलेख, तो सांची अभिलेख सांची में ही होगा, रायसेन जिला। हम देख लेते हैं, 1 हो गया यह आंसर। रूपनाथ अभिलेख, तो रूपनाथ अभिलेख आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये कटनी में आता है, ये तो सीधे सीधे ही नाम ही है। एरर आता है सागर में, प्राचीन हमारा मध्य प्रदेश का एक शहर है। तो आंसर इसका भी बन रहा है 2 1 3 4। तो इस प्रकार आंसर होगा ए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब बताए, सांची स्तूप की खोज 1818 में किसके द्वारा की गई थी? तो आप जानते होंगे, इसका काफी अच्छे से नाम है जनरल टेलर। अब देखिए, जनरल मार्ले, जनरल ग्रिफिथ, जनरल एडिसन, इन तीनों का मध्य प्रदेश के किसी भी स्थान या खोज या किताब से कोई संबंध नहीं, सिर्फ जनरल टेलर आते हैं। एक और नाम बता देता हूं, टीएस बर्ट। तो ऐसा कहा जाता है खजुराहो के मंदिरों के खोजकर्ता कौन है? टीएस बर्ट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए, थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है,
आपसे क्वेश्चन तो यही पूछा गया है कि वाकाटक वंश का संस्थापक कौन है। तो आप जानते हैं वाकाटक वंश की स्थापना विदिशा जिले में विंध्य शक्ति द्वारा की गई थी। इसकी डिटेल्स यूं भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि मध्य प्रदेश का ओरिजिन वाला वंश है वाकाटक, तो इसका नाम आ जाएगा विंध्य शक्ति। अब देखिए श्रीवर्धन नाम का कोई राजा ऐसा मध्य प्रदेश में नहीं आता है। हाँ, अब आती है बात यशोमती की। तो देखिए यशोमती जो थी वो चष्टन जो है इनकी माता थी। चष्टन ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में चष्टक वंश की स्थापना की थी। ये चीन से आने वाली एक बर्बर जनजाति थी जो भारत में आके बस गई और इन्होंने शक वंश की जो अलग अलग शाखाएं स्थापित करी थी उसमें से एक है चष्टक वंश जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में। तो यशोमती जो है चष्टक की माता थी और चष्टक वंश के संस्थापक सदस्यों में से एक। तो इस तरह से आप नाम ले सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आता है सुमेलित कीजिए नगर और नदी। तो रतलाम तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं रतलाम में जो है चंबल नदी स्थित है। मंदसौर शिवना नदी तो वन आ गया। राजगढ़ पार्वती नदी, काफी आसान क्वेश्चन है ये तो। शाजापुर चिल्लर नदी, तो आंसर होगा 2143। ये सीधे सीधे आपको नदी और बसे हुए उनके किनारे बसे हुए प्रमुख शहर याद ही करने हैं, तो 2143। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब देखिए अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। अब इसके अंदर पहला दिया है मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र। तो आप जानते हैं पावरखेड़ा सीहोर में स्थित है, तो इसलिए इसका आंसर तो 1 ही बन जाएगा पावरखेड़ा। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र या कहे सतपुड़ा सारणी ताप विद्युत केंद्र जो आप जानते हैं हमारे बैतूल जिले में स्थित है, तो आंसर होगा यहाँ पर 2। अब आता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, तो ये भी भोपाल में स्थित है 3। एंड रानी रूपमती एवं बाज बहादुर की समाधि, तो ये आती है हमारे सारंगपुर शाजापुर जिले में स्थित है, तो आंसर होगा 4। तो ये सीधे सीधे याद करने वाली है, तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। इस तरह आंसर होगा 1। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला था परमार वंश के प्रसिद्ध राजा भोज का शासन काल क्या था। तो 1000 से 1055। देखते हैं हमारा आंसर, तो आंसर होगा बी। सीधा सीधा इसमें याद करने वाली बात है। राजा भोज का शासन काल आप जरूर याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है 1000 से लेके 1055। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आता है सुमेलित कीजिए मध्य प्रदेश की वर्षा। तो देखिए ग्रीष्मकालीन, वर्षाकालीन, शीतकालीन। तो देखिए ग्रीष्मकालीन जो वर्षा होती है हमारे मध्य प्रदेश में, ये कहलाती है आपकी यूनाला यूनासा, तो पहले के लिए आंसर हो जाएगा 1 ही। वर्षाकालीन चौमासा, काफी कॉमन है, आपने अपने घरों में भी ये शब्द सुने होंगे कि चौमासा बरस रहा है। शीतकालीन सियाला या मावठा आपने भी सुना ही होगा, तो आंसर हो रहा हमारा 1 2 3। इस तरह के प्रश्न को तो आप अपने कॉमन सेंस से थोड़ा याद करें तो भी कर सकते हैं। तो सीधे सीधे ये ग्रीष्मकालीन यूनाला या यूनासा भी बोला जाता है, यूनासा। ध्यान रखिएगा अपने अपने बोलने के उच्चारण पर निर्भर करता है। तो इस तरह से आंसर हो रहा है 1 2 3। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आता है सुमेलित कीजिए महल और स्थान। तो पहला दिया है असरफी महल, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये मांडू में स्थित है, आंसर हो जाएगा इसका 2। बादल महल तो चंदेरी के किले में ही स्थित है, नौखंडा महल, सतखंडा महल सभी चंदेरी में आते हैं, 1। फिर आता है नौखंडा किला, तो मंडला, तो आंसर 2 1 3। ये सिर्फ हमारे याददाश्त पर ही आधारित होता है, याद रखिएगा 2 1 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला आता है सुमेलित कीजिए किले और स्थान। तो असीरगढ़ का किला तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बुरहानपुर जिले में आता है, राजा असा द्वारा बनवाया गया।
तो असीरगढ़ का किला है बुरहानपुर में, नरवर का किला शिवपुरी में, तो आंसर होगा 3। अजयगढ़ का किला पन्ना में जो अपनी बारीक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर बन रहा हमारा 2, 3, 1। इस तरह आंसर हो जाएगा डी, 2, 3, 1। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, रानी रूपमती का महल कहां पर स्थित है और किसके द्वारा बनवाया गया था तथा किस नदी पर स्थित है? तो देखिए रूपमती महल जो है वो मांडू में स्थित है। मांडू खुद आता है धार जिले में। निर्माण करता है उसके बाज बहादुर और नर्मदा नदी के किनारे नर्मदा माता के दर्शन के लिए ही बनाया गया। तो इस तरह हमारा आंसर होगा ए। अब आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।